हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके सोल्यूशन के बारे में। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो तो यहाँ पे आप लोग को हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री की पीडीएफ एंड वीडियोज यहाँ पे ऐप में अवेलेबल हो चुकी हैं। तो आप लोग यहाँ पे ऐप में जाके उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके सोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे यूनिट 5 हमारी बेस होने वाली है एंजाइम्स के ऊपर। और यूनिट 5 अगर देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री की अब तक की सबसे इजी यूनिट होने वाली है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही सिंपल है, बहुत इजीली आप लोग समझ जाओगे। एंजाइम्स वगैरह को आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत देख ही चुके हो। ठीक है, रिएक्शंस में कैसे यूज होती हैं, उन्हीं सब के बारे में हम लोग यहाँ पे आज काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जाता है डिफाइन द नॉमेनक्लेचर प्रॉपर्टीज एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम यहाँ पे क्या होते हैं। एन एंजाइम इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये समझो कि हमारा एक वर्ड होता है कैटालिस्ट। ठीक है, तो कैटालिस्ट का क्या मतलब है। देखो कैटलिस्ट बेसिकली हमारे केमिस्ट्री में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी रिएक्शन की रेट को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब उसकी रिएक्शन को यहाँ पे फास्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके से जो एंजाइम है ना, ये क्या करता है, ये हमारी यहाँ पे बॉडी में जो हमारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, या फिर कह सकते हो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो चल रही होती हैं, उनको यहाँ पे उनकी स्पीड को यहाँ पे बढ़ा देता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंजाइम को क्या कहते हैं, बायो कैटालिस्ट। जैसे कैटालिस्ट क्या करता है, हमारी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाता है, उसी तरीके से एंजाइम यहाँ पे हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो भी चल रही होती हैं, जितनी भी। अब जैसे यार यहाँ पे कोई एंजाइम कोई नया वर्ड थोड़ी है। यहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी साइकिल देखी, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल थी, ग्लाइकोलिसिस थी, ये सब क्या है, ये सिट्रेट, सिंथेस, एकोनिटेस, आइसोसिट्रेट, डिहाइड्रोजनेस, ये सब क्या है, ये सभी तो हमारे एंजाइम है। तो इन्हीं को हम लोग को आज की वीडियो में देखना है। देखो ये सारे यहाँ पे यूज क्यों हो रहे थे, बेसिकली ये यहाँ पे जो है इस रिएक्शन को बढ़ा रहे थे। मतलब कि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट की सिंथेसिस में जो हमारा एकोनिटेस यूज हो रहा है, तो ये क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी सिंथेसिस के रेट को बढ़ा रहा है, मतलब कि ये जल्दी होने दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग देखें तो कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट एसिलरेट्स द केमिकल रिएक्शंस। एसिलरेट्स मतलब कि उसको बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और परमानेंटली अल्टर्ड इन द प्रोसेस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे जो हमारे एंजाइम होते हैं, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता कि ये कंज्यूम हो जाते हैं। मतलब ये बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए, ठीक है, सिर्फ रिएक्शन में कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं, बल्कि पार्टिसिपेट करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा के और ये अपने आप उसके बाद यहाँ पे अलग भी हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी काफी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। बाकी यहाँ पे एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज दे रेगुलेट द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विद इन सेल एंड टिश्यूज, allowing them to occur at rates necessary for metabolism, growth and survival। तो देखो सिंपल सी वही चीज है कि हमारा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए हमारा जितना एक नेसेसरी रेट होता है, तो उस नेसेसरी रेट को करने के लिए हमारा कौन हेल्प करता है, हमारे एंजाइम्स ही हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमारी डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो एंजाइम्स क्या होता है भाई, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, है ना, बिना कंज्यूम हुए। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो जैसे डिफरेंट टाइप्स के सबस्ट्रेट होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मान लो हमारा सिट्रेट है, ठीक है, तो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनने में हमारा एकोनिटेस ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जैसे अलग हो गया। उसके बाद जब आइसोसिट्रेट से हमारा अल्फा कीटो ग्लूटाराइड बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हर एंजाइम यहाँ पे अपने सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट क्या होता है, देखो सबस्ट्रेट हमारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे हमारे वो रिएक्टेंट होते हैं जिनसे हमारा प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसी से तो हमारा ये अल्फा कीटो ग्लूटाराइड बन रहा है। तो इससे ये बनने में हमारा कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे यही एंजाइम यूज होगा, यानी ये एंजाइम यहाँ पे इस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। बाकी यहाँ पे दे आर जनरली हीट सेंसिटिव। तो देखो वैसे क्या होता है कि एंजाइम यहाँ पे जैसे मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल थोड़ी सी भी हीट नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन अगर ज्यादा हीट इनको दी जाए तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये यहाँ पे डीनेचर हो जाते हैं, मतलब ये खराब हो जाते हैं। उसके बाद एंजाइम्स आर जनरली रीयूजेबल एंड रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो वही चीज है कि यहाँ पे इनको हम लोग बार बार भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये चेंज नहीं होता है रिएक्शन में, क्योंकि ये रिएक्शन में खुद नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बस उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं।
उसके बाद हम लोग देखें तो द टेम्परेचर एंड पीएच इन विच दे एग्जिबिट मैक्सिमम कैटालाइटिक एक्टिविटी इज नोन एज ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच। यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि हमारा वो टेम्परेचर और वो पीएच, ठीक है, जिसपे हमारा एंजाइम एक मैक्सिमम रिएक्शन देता है। अब अगर इससे भी बढ़ा दोगे तो यहाँ पे एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा। लेकिन वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच। उसके बाद यहाँ पे हमारे देखो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो लगभग सारे ही एंजाइम हमारे प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट जो हमारे कैटालाइटिक ऑफ आरएनए, ठीक है। तो जो हमारे आरएनए के कैटालिटिक में यूज होते हैं उनको छोड़ के यहाँ पे हमारा सारे ही एंजाइम्स यहाँ पे प्रोटीन नेचर के होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी यहाँ पे काफी हाई देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में कुछ स्पेशल बातें। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के बारे में। तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकती हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब है कि मान लो हम लोग यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि एक टाइम तक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे इसको ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास 4 एंजाइम है, ठीक है, और हमारे पास मान लो 3 एंजाइम है। मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में 2 ही सबस्ट्रेट है, तो 2 एंजाइम तो 2 के लिए यूज हो गया, लेकिन एक तो बचा रह गया। तो अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को 2 से यहाँ पे 3 बढ़ा दिया तो ये भी यूज होने लगेगा और हमारी रिएक्शन जो है थोड़ा सा कह सकते हो बढ़ जाएगी, है ना, हमारा रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे चौथा सबस्ट्रेट भी बढ़ाएंगे तो हमारे पास एंजाइम तो 3 ही है, तो इसके बढ़ाने से अब इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक टाइम तक तो इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, तो यहाँ पे भी देखो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि मान लो पहले हमारे पास 3 ही एंजाइम थे, ठीक है, तो 3 सबस्ट्रेट थे यूज हो गए। अब अगर हमारे पास चौथा एंजाइम भी आ जाएगा जो कि इस चौथे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाए तो यहाँ पे ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, हमारी रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वही चीजें, अब अगर मान लो हम लोगों ने 5वां ला दिया लेकिन 5वां सबस्ट्रेट है नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। यानी वही चीज है कि ये दोनों के बढ़ने से एक टाइम तक हमारी कह सकते हो एक्टिविटी बढ़ती है, उसके बाद यहाँ पे मतलब कांस्टेंट हो जाती है। फिर टेम्परेचर, तो हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने पे क्या होता है कि हमारा कह सकते हो जो है मतलब एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। एक ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच होता है जहां पे वो मैक्सिमम रिस्पांस देते हैं। बाकी हम लोग इनिबिटर्स की बात करें तो इनिबिटर्स को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी। तो इनिबिटर्स क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर देते हैं, मतलब या तो कम कर देते हैं या तो पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। एक्टिवेटर्स हमारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। और को एंजाइम्स, तो को एंजाइम्स को भी हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये भी हमारी एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। बाकी अब हम लोग यहाँ पे अपने मेन क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा हो जाता है नॉमेनक्लेचर एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या था कि जैसे अर्ली डेज की बात करें तो जैसे एंजाइम्स को क्या हुआ था कि हमारे कुछ साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स को। तो स्टार्टिंग में उनका नाम जो है उन साइंटिस्ट के ऊपर ही रखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी कि ये जो साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखा जा रहा था, ना तो इनके पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन होती थी और ना तो इनके पास यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो साइंटिस्ट के नेम पे एंजाइम का नाम रखा गया तो उस एंजाइम की ना तो फंक्शन का पता चल रहा था, ना तो उसकी प्रॉपर्टी का पता चल रहा था, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि उसके बाद यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कुछ अलग अलग बेसिस पे करना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें तो हमारा कुछ नॉमेनक्लेचर जो है एंजाइम्स के आगे आईएन जोड़ के किया गया, जैसे हमारा पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। तो यहाँ पे अगर ये सारे एंजाइम आप लोग देखो तो यहाँ पे आईएन दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद ज्यादातर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया, मोस्ट ऑफ द एंजाइम का नॉमेनक्लेचर हमारा जो है ए सफिक्स जोड़ के किया गया। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जितने भी एंजाइम है ज्यादातर आप लोग को जो है एंजाइम्स के लास्ट में आप लोग को ESE, ठीक है, ASE मतलब जरूर देखने को मिलेगा। जैसे हमारा हाइड्रोलेसेस, ठीक है, माल्टेस और टायरोसिनेस, ठीक है, और सुक्रेस। तो ये सारे एंजाइम्स हमारे यहाँ पे अगर आप लोग देखो मतलब जितने भी, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे देखो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस और सिंथेस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमारा फ्यूमारेस और यहाँ पे हमारा डीहाइड्रोजिनेस सिट्रेट सिंथेस। तो यहाँ पे जितने भी एंजाइम हम लोगों ने बाद में यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया गया उनके आगे एस जोड़ के किया गया। लेकिन देखो यहाँ पे ये सारी चीजें भी चलो एंजाइम का नॉमेनक्लेचर तो कर रही थी, लेकिन एक प्रॉपर क्लास में इनको नहीं क्लासिफाई कर रही थी। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमारा आया IUB। IUB मतलब क्या होता है, IUB मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने यहाँ पे 1961 में क्या किया, एक कमेटी को अपॉइंट किया, ठीक है। अब इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने यहाँ पे एंजाइम की यहाँ पे डिटेल स्टडी करी, ठीक है, और उनको यहाँ पे, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे कुछ उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज पे किया, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो सिंस 1964 द IUB सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन हैज बीन इन फोर्स। तो 1964 से हमें यहाँ पे IUB क्लासिफिकेशन ही एंजाइम का देखने को मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग दिस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम को जो है
हमारा 6 मेजर क्लास में क्लासिफाई किया गया। तो अगर हम लोग इन 6 क्लासेस की बात करें तो हमारा आ जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेसेज, ठीक है, ट्रांसफरेसेज, हाइड्रोलेसेज, लायासेसेज, और हमारे यहाँ पे आइसोमरेसेज और लाइगेसेज। तो इन सबको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेसेज की हम लोग बात करें तो जैसे इसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेसेज, यानी कि ये एंजाइम्स हमारे क्या करते हैं, ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस आ गया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस आ गया। मतलब देखो ये हमारी एक क्लास हो गई, समझ रहे हो, और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स आ जाएंगे, मतलब वो सारे एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है ट्रांसफरेसेज, ठीक है। तो ट्रांसफरेसेज में हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारे क्या करते हैं, हमारे कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। जैसे हमारा हेक्सोकाइनेस हो गया, ट्रांस अमीनेसेज हो गया। तो ट्रांस अमीनेसेज को हम लोगों ने कहाँ देखा था, हम लोगों ने अपने यूनिट 3 में इसको देखा हुआ था। कहाँ देखा था आप लोग, जो है खैर यहाँ तो कमेंट कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको देखा था अपने ट्रांस अमीनेशन में, ठीक है। ट्रांस अमीनेशन में क्या होता था, हमारा ये ट्रांसफर करा था अमीनो ग्रुप का। और हाइड्रोलिसिस की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोलिसिस को यहाँ पे क्या करता है, दे कैटालाइजेस द हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कह सकते हो वाटर की हेल्प से जब हम लोग ब्रेक डाउन कराते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा एंजाइम आ गया लाइपेस, प्रोटीएस, यूरेस, ठीक है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हमारा लाइसिस की बात करें तो लाइसिस हमारा क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे एडिशन कराता है या फिर रिमूवल कराता है कुछ ग्रुप्स का, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब इसका एग्जांपल हमारा जैसे आएगा डी कार्बोक्सिलेस, एल्डोलेस, तो ये हमारे इसके एग्जांपल हो गए। और फिर हम लोग बात करें यहाँ पे अपने आइसोमरेसिस के बारे में। तो देखो आइसोमरेसिस हमारे क्या होते हैं, जो कि आइसोमर, अब जैसे आप लोगों को याद हो तो हमारा ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था, हमारा यहाँ पे ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा था। तो हमारा कौन सा एंजाइम हो रहा था, आइसोमरेस, है ना। क्योंकि ये क्या, क्योंकि ये हमारे वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा कह सकते हो आइसोमर कराते हैं, ठीक है, बाई कैटालाइजिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्योंकि देखो आइसोमर में क्या होता है भाई, नंबर ऑफ यहाँ पे कह सकते हो जो भी एटम्स होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, बस उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना। और लाइगेसेस की बात करें तो लाइगेसेस को हम लोगों ने कहा देखा था, हमारा डीएनए लाइगेस में। तो ये क्या करता है, दे आर द एंजाइम्स दैट कैटालाइजेस द सिंथेसिस रिएक्शंस वेयर टू मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर यूजिंग एटीपी। तो हम लोगों ने इसको कहाँ देखा था, जो हमारा डीएनए लाइगेस था वो क्या कर रहा था, जो भी हमारे डीएनए के ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थे उनको ज्वाइन कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में देखा अपने एंजाइम्स को, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को और उसके आईयूबी क्लासिफिकेशन को। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को, और ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्पेशली यहाँ पे AKTU एग्जाम्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे पिछले साल को छोड़ के उसके पहले यहाँ पे कई सालों तक लगातार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, जिसमें हमें लोग यहाँ पे देखेंगे अपने मैकेलिस मेंटन इक्वेशन को काफी डिटेल में, या फिर यही क्वेश्चन हमारा जो है एंजाइम काइनेटिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखो अपने माइकलिस मेंटन इक्वेशन को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का सिंपल सा यही मतलब है कि हमारा जो एंजाइम है वो किस तरीके से अपना जो है कह सकते हो मैकेनिज्म करता है, मतलब किस तरीके से अपना एक्शन शो करता है। तो देखो हमें पता है एंजाइम बेसिकली करता क्या है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। और अगर हम लोग और थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये हमारा बेसिकली सबस्ट्रेट से, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंजाइम बेसिकली करता क्या है, एंजाइम बेसिकली हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर हमारे यहाँ पे क्या करता है, ES कॉम्प्लेक्स बनाता है। ES मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। देखो हुआ क्या, ये एंजाइम जो है हमारा, जैसे ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा इसके साथ बाइंड हुआ, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया इसके साथ बाइंड होकर इसने एट लास्ट में क्या दिया, हमारा एंजाइम तो अलग हो गया। देखो एंजाइम अलग हो जाएगा, लेकिन आइसोसिट्रेट यहाँ पे हमें दोबारा से थोड़ी मिल रहा है, बल्कि आइसोसिट्रेट यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट में। यानी अगर हम लोग देखें तो एंजाइम जो है क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड तो होता है, लेकिन उसके बाद जब ये दोबारा से अलग होता है तो ये हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग होता है। मतलब ये करता क्या है, बेसिकली हमारे सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें बेसिकली यही चीज देखने की यहाँ पे किस तरीके से थोड़ा बहुत करता है। तो हम लोग बात करें अपने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की, तो ये हमारे जो यहाँ पे सेवरल की स्टेप्स हमारे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा ये एंजाइम बाकी हमारा, जैसे हमें पता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सीलरेट करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्टेप्स को देखें तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा वही चीज है कि सबसे पहले जैसे ये हमारा एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमें जो है एक एंजाइम सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है।
फिर हमारा ये क्या करता है, कैटालिसिस। तो कैटालिसिस का मतलब वही है कि फिर ये हमारे रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद देखो कैटालिसिस का मतलब ही होता है हमारे रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, ठीक है। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसके बाद यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। और उसके बाद एंजाइम रीजनरेशन, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के बाद ये हमारा दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर एंजाइम कैटालिसिस इज द सबस्ट्रेट मस्ट कंबाइन विद द एंजाइम एट एक्टिव साइट। अब यहाँ पे ये एक्टिव साइट क्या होती है, तो इसको अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी अगर आप लोग सिंपली समझो तो जैसे ये जो एंजाइम होती है ना, तो इस एंजाइम के पास जैसे हमारे यहाँ पे मान लो होती है एक एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट, और यहीं पे आके हमारा सबस्ट्रेट जो है बाइंड होता है। अभी हम लोग इसको और अच्छे से देख रहे हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो वही चीज है, जैसे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अ फ्यू थ्योरीज हैव बीन पुट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जिस देखो यहाँ पे कई सारी हमारी थ्योरी दी गई कि हम लोग किस तरीके से हमारा जैसे ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इसके लिए कई सारी थ्योरी दी गई। लेकिन जो हमारा एक लॉक एंड की मॉडल है, ये हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल वन माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे लॉक एंड की मतलब क्या होता है, हमारा ताला चाबी। तो ताला चाबी में बेसिकली मेन की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हमारा ताला है वो हमारा उसी की चाबी से खुलता है ना। हमारा कोई और चाबी उस ताले को नहीं खोल सकती। हमारा अगर कोई ताला है तो वो उसी की चाबी से खुलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे एंजाइम के बारे में क्या बोला जाता है कि जो हमारा एंजाइम है ये हमारा उसी के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा। जैसे हमारा एंजाइम क्या होता है भाई, अगर हम लोग देखें तो हमारा जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस है तो ये हमारा आइसोसिट्रेट के साथ ही बाइंड होगा, या फिर आइसोसिट्रेट के लिए ही कह सकते हो काम करेगा। ये हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट पे काम नहीं करेगा, ये हमारा सिट्रेट पे काम नहीं करेगा। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है ना वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। यानी कि जो हमारा एंजाइम है कह सकते हो वो अपने ही सबस्ट्रेट के साथ काम करेगा, किसी और सबस्ट्रेट के साथ काम नहीं करेगा। वही यहाँ पे वही चीज बताई जाती है लॉक एंड की मॉडल। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अ जर्मन बायोकेमिस्ट इमिल फिशर, ठीक है। तो इनके द्वारा ये दी गई थी। बाकी ये हमारा जो है वेरी फर्स्ट मॉडल माना जाता है, ठीक है। मतलब ये मोस्ट एक्सेप्टेबल वन तो है ही है, उसके बाद उसके साथ ही हमारा फर्स्ट मॉडल भी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज रिजिड एंड फिक्स। देखो जैसे यहाँ पे हमारी एक और थ्योरी भी होती है, तो वो छोड़ो, अब आप लोग इस वाली को देखो। इसमें बेसिकली अगर हम लोग वन वर्ड में देखें होता क्या है कि यहाँ पे ये माना जाता है कि मान लो जैसे ये जो हमारा एंजाइम है, ठीक है, और अगर मान लो ये हमारा एंजाइम जो है इस शेप का है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा वो भी हमारा जो है कह सकते हो इसी शेप का होना चाहिए, है ना, जो कि इसके अंदर आके प्योरली बिल्कुल अच्छे से आके फिट हो जाए। अगर मान लो जो हमारा सबस्ट्रेट है वो जो हमारा कुछ इस टाइप का है, या फिर वो हमारा कुछ सर्कुलर टाइप का है, या फिर वो हमारा जो है कुछ कह सकते हो आड़ा टेढ़ा इस टाइप का है, ठीक है, तो वो हमारे इस एंजाइम के साथ नहीं बाइंड होगा। मतलब इस एंजाइम के साथ हमारा इसी का सबस्ट्रेट बाइंड होगा जो कि बिल्कुल इसी के साइज को रिसेंबल करेगा। मतलब इसमें फिट होने वाली कह सकते हो जैसे मान लो एंजाइम अगर हमारा ताला हो गया तो इसकी चाबी हमारा इसी का सबस्ट्रेट होगा जो कि बिल्कुल इसके साइज में फिट हो जाएगा, है ना। बस यही चीज है। बाकी बाकी यहाँ पे क्या माना जाता है कि जो एंजाइम है वो हमारा बिल्कुल रिजिड होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि मान लो ये सबस्ट्रेट आ गया तो ये बिल्कुल आके इसमें फिट हो जाए किसी तरीके से। एंजाइम ना बिल्कुल एकदम रिजिड होता है। रिजिड मतलब कि इसका शेप साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है। अब एक और थ्योरी भी दी गई जिसके अकॉर्डिंग क्या माना गया कि हमारा जो एंजाइम है ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो वो हमारा अगर मान लो इस साइज का भी है तो एंजाइम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो ये थ्योरी वैसे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। मेन यही थ्योरी हमारी ज्यादा एक्सेप्टेबल है जहां पे एंजाइम रिजिड होता है, इसमें हमारा सिर्फ यही सबस्ट्रेट आके फिक्स होगा, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबस्ट्रेट फिट्स टू द बाइंडिंग साइट। और यहाँ पे देखो ये जो हमारी एंजाइम की वो वाली साइट होती है जहां पे हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बस द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ रिजिड वेयर ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन बाइंड। यानी कि यहाँ पे जो है इसी का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा। इसमें कुछ खास नहीं है। आप आई होप कि आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सबसे इजी चैप्टर है और इसमें भी आप लोग को कंफ्यूजन हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको जो हो सकती है वो यहाँ पे होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे अपने एंजाइम काइनेटिक्स को और इसी के अंदर हम लोग देखेंगे अपने माइकलिस मेंटन इक्वेशन को। अब देखो एक बात आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग यहाँ पे चीजों को पढ़ रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखना चलें, ठीक है, देखने चलें तो ये डिटेल में ना काफी डिटेल हो जाता है और काफी डिटेल में हम लोग जाएंगे तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसको काफी टाइम देके अच्छे से पढ़ाने वाला टॉपिक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चीजों को उस तरीके से देखेंगे कि आप लोग को समझ में भी आ जाए और आप लोग यहाँ पे कम से कम टाइम में इसको खत्म करके एग्जाम में अच्छे से लिख सको। तो देखो कुछ चीजें आप लोग बस मेरी मान लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग मेरी मान लेना, उसमें आप लोग अपना दिमाग मत लगाना कि ये कहाँ से आया है।
देखो वो जहां से आया है उसको समझने के लिए हमें काफी डिटेल में जाना पड़ेगा, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस कुछ चीजें लिखी हुई हैं आप लोग मान लेना, उसको आप लोग थोड़ा याद कर लेना, उसके बाद आप लोग को चीजें बहुत इजिली समझ में आ जाएंगी, पक्का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने एंजाइम काइनेटिक्स को। तो एंजाइम काइनेटिक्स का सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारा एंजाइम क्या होता है, जैसे मान लो हमारा सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो सबस्ट्रेट से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो एंजाइम क्या करता है, इसकी रिएक्शन को बढ़ा देता है ना, इसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो एंजाइम काइनेटिक्स हमारा वही चीज होता है कि ये हमारा मेजर करता है उस स्पीड को कि कितनी स्पीड से हमारा ये एंजाइम जो है बढ़ाता है ना। एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट्स एट विच एंजाइम कैटालाइजेस द केमिकल रिएक्शंस, मतलब ये कितनी स्पीड से हमारे केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, उसी की स्टडी हमारी एंजाइम काइनेटिक्स होती है। इट डिफाइंस हाउ फास्ट केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन कैटालाइजेस बाय एंजाइम, यानी कि जब हमारा एंजाइम किसी रिएक्शन में एंटर कर जाता है तो वो रिएक्शन कितनी तेज होती है, उसी की स्टडी हमारी एंजाइम काइनेटिक्स कहलाती है। नाउ इट इज मेनली स्टडीड थ्रू माइकलिस मेंटन इक्वेशन, और इसको हम लोग यहाँ पे अपने माइकलिस मेंटन इक्वेशन के थ्रू स्टडी करते हैं। अब देखो वैसे देखने वाली इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे वही चीजें देखेंगे जो आप लोग एग्जाम में मेनली पूछी जाती हैं। तो एग्जाम में आप लोग के मेनली यहाँ पे इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो सबसे पहली बात, इसको हमारे माइकलिस और मेंटन नाम के दो हमारे साइंटिस्ट ने कह सकते हो डिस्क्राइब किया था। और यहाँ पे ये क्या करता है, बेसिकली ये हमारे जो है मतलब कह सकते हो वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारी होती है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो ये एक चीज समझो कि अगर हमारा किसी भी वर्ड के आगे ये ब्रैकेट लग जाता है ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर अगर ऐसे है तो कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गया, इसके अंदर अगर पी है तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, इसके अंदर अगर ई एस है तो कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये हमारा सिंपल सा होता है। तो इसका फॉर्मुला होता है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अब डिवाइडेड बाई के एम प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजें देखें तो वी नॉट का मतलब होता है हमारा इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी, वी मैक्स हमारा होता है मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी। अब ये क्या है तो बस आप लोग इतना डिटेल में मत जानो, आप लोग बस इतना समझ लो, ठीक है। आई नो ये अच्छी चीज नहीं है, बट फिलहाल के लिए आप लोग समझ लो, ठीक है, मेरी बात मानो, क्योंकि अगर हम लोग डिटेल में गए तो आप लोग कंफ्यूज हो गए पक्का, ठीक है। तो मत मत जानो इतना डिटेल में, जैसे इसमें यहाँ पे ग्राफ वगैरह होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें हमें इतना डिटेल में नहीं जानना है, यही चीजें आप लोगों को एग्जाम में लिख के आनी है बस। तो यहाँ पे वी नॉट होता है हमारा इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी, वी मैक्स होता है मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, और कंसेंट्रेशन ऑफ एस का मतलब होता है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, और के एम हमारा होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। ये के एम हमारा क्या होता है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर लाइक देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, तो ये चीजें अभी नहीं समझ में आएंगी, हम लोग डायरेक्टली अपने देखते हैं अपने डेरिवेशन ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन को। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके डेरिवेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमारी जो डेरिवेशन है वो हमारी किस बेसिस पे की जाती है कि यहाँ पे हमारा एक स्टेडी स्टेट एज्यूम किया जाता है। और स्टेडी स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि हमारा जो रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन है वो हमारा इक्वल हो जाता है रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन के। अब ये क्या है, ईएस फॉर्मेशन क्या है, ईएस ब्रेकडाउन क्या है, वो चीज हम लोग देख रहे हैं। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जब हमारे एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फर्दर ये यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, ठीक है, यानी ये सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कह सकते हो मतलब स्पीड को, ठीक है, इसके काइनेटिक्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा एंजाइम से एंजाइम और सबस्ट्रेट जब कंबाइन करके ये हमारा ईएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, तो इसका रेट हम लोग मान लेते हैं कि हमारा K1 है, ठीक है। और मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हमारा ईएस से जब हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका रेट हम लोग मान लेते हैं कि हमारा K2 हो गया, ठीक है। मान लो बस आप लोग, और देखो यहाँ पे मेन चीज क्या होती है कि जो हमारी ये हमारा जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारी कह सकते हो ये जो हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से हमारा जो ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है ये हमारी रिवर्सिबल स्टेप होती है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि मान लो अगर ये हमारा इधर से हम लोग इधर जाने तो इसका यहाँ पे रेट कांस्टेंट हमारा K1 हो गया, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो K1 हो गया, और अगर हम लोग यहाँ पे ईएस से दोबारा ई प्लस एस की तरफ जाएंगे तो इसका हम लोग मान लेते हैं कि K इनवर्स 1 हो गया, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे ईएस से ई प्लस पी की तरफ जाएंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा, और ये हमारी रिवर्सिबल नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है तो थोड़ा सा अगर आप लोग समझो तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली हमारा प्रोडक्ट उतने अमाउंट में नहीं होता, इसलिए हमारी ये रिवर्सिबल नहीं होती है, जबकि ये हमारा बराबर अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज हम लोगों ने मानी क्या हुई है, सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये मानी हुई है कि रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन, यानी ये जो हमारा ईएस फॉर्मेशन है इसका जो रेट है, ठीक है, वो हमारा इक्वल होता है रेट ऑफ ईएस ब्रेकडाउन, वो इसके ब्रेकडाउन के इक्वल होता है। मतलब जितना इसके फॉर्मेशन का रेट होता है उतना ही इसके ब्रेकडाउन का रेट होता है, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट एजम्पशन, ठीक है।
तो अब आप लोग यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने ये देखा कि ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, पर बराबर क्या होती है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होती है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। तो जो हमारा रेट ऑफ ईएस फॉर्मेशन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी होती है K1, जो है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब देखो ये कैसे निकलता है, तो इसको थोड़ा ऐसे समझो कि जैसे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो हमारा उसकी वैल्यू होती है हमारे यहाँ पे जो है इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जैसे हमारा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ ईएस फॉर्मेशन, यानी कि रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर। और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, मतलब अगर ये हमारा प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट तो हमारा यही है ना, E प्लस एस। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि हमारा E और S की जो है रेट के बराबर होगी। तो यहाँ पे वही चीज है कि देखो K1 से हम लोग थोड़ा सा कह सकते हो रेट को डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, मतलब पहले ये प्रोपोर्शनल में होता है फिर कांस्टेंट आ जाता है। देखो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज मत लो, इतना आप लोग याद कर लो, बस ये दोनों चीजें याद कर लो, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है और यहाँ पे हमारी डेरिवेशन हो जाएगी। आप लोग को क्या याद करना है, बस इतना याद करना है कि हमारा रेट ऑफ ईएस फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी होती है, K1E इंटू एस, ठीक है। और हमारा रेट ऑफ ईएस ब्रेकडाउन की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो इसको थोड़ा समझना कि जो हमारा ईएस का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो तो हमारा इधर से ही हो रहा है, लेकिन इसका जो ब्रेकडाउन है वो हमारा दोनों तरफ हो सकता है। मतलब ये जो ईएस है इसका ब्रेकडाउन हमारा इधर भी हो सकता है। मतलब देखो सिंपल सी बात है ना, जो हमारा ईएस है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में भी ब्रेक हो सकता है और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में भी ब्रेक हो सकता है ना। तो यहाँ पे यही तो हमारा रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है K इनवर्स ईएस, क्योंकि देखो ये हम लोग इधर वाले को लेंगे, अगर मान लो इधर ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा K इनवर्स ईएस। और अगर ये इधर की तरफ ब्रेकडाउन होगा तो ये हमारा आ जाएगा K2 इंटू ईएस, क्योंकि K2 हमारे इधर वाले का हमारा कह सकते हो रेट कांस्टेंट हो गया और K इनवर्स हमारा इधर वाले का रेट कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि वैल्यू हमारी कितनी होती है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट यही है, क्योंकि यही तो हमारा इधर या इधर जाएगा, तो यहाँ पे यही इसी को हम लोगों ने यहाँ पे K के साथ लिख लिया है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग को याद करने हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को इक्वल कर देना है और हमारी सारी कह सकते हो हमारा जो है डेरिवेशन हो जाएगा। तो इन दोनों को अब उठा के हम लोग यहाँ पे इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो सिंपली हम लोगों ने इसको और इसको बराबर में लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे। देखो ये जो ईएस है ना, ईएस को हम लोगों ने बाहर ले लिया। ईएस को जो हम लोगों ने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, सिंपल है कि हमारा K इनवर्स प्लस K2 है ना, क्योंकि ये हमारा कॉमन होके बाहर हो गया। अच्छा हम लोगों ने क्या किया सेकंड स्टेप में कि इसको हम लोगों ने देखो ये जो ईएस वाले थे इनको एक तरफ कर लिया और के वाले को एक तरफ कर लिया। तो देखो ये जो ईएस है ये हमारे इसके नीचे आ गया और जो के है, ठीक है, ये हमारे इसके नीचे चला गया। अब देखो इस चीज को हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें मिला है कंसेंट्रेशन ऑफ E इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ S अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमारा K इनवर्स 1 प्लस K2 अपॉन K1, ठीक है, हमें यही तो मिला है। तो देखो ये हमें यहाँ तक मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा ये जो K इनवर्स 1, ठीक है, और प्लस K2 प्लस K अपॉन K1 है। अब देखो ये तीनों ही हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, तो इनको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक वर्ड में मान लेते हैं Km, ठीक है। और ये Km हमारा क्या होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा। देखो ये जो हमारी स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था कि हमारी यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखो ये जो हम Km है, ठीक है, तो ये Km हमारा क्या था, ये Km है हमारा मैकालिस मेंटन कांस्टेंट था। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो ये जो हमारा K वाले जितने भी टर्म थे इन्हीं को हम लोगों ने Km के बराबर मान लिया। तो हम लोगों ने जब इसको Km मान लिया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे अपने इसकी जगह इसको रख देंगे। इसकी जगह इसको रखने पे देखो क्या आ गया, हमारा यहाँ पे ये हमारा इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये हमारा Km के बराबर हो गया। नाउ यहाँ पे देखो ये हमारी नई चीज आ जाती है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ठीक है, हमारी रिएक्शन देखो कैसी थी, हमारे E प्लस एस इज इक्वल टू ES हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो हम लोग अगर देखें तो जो हमारा एंजाइम है वो हमारा दो फॉर्म में, एक एंजाइम हमारा सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एक एंजाइम हमारे यहाँ पे फ्री फॉर्म में। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल एंजाइम को निकालना चाहें, ठीक है, तो टोटल एंजाइम देखो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो टोटल एंजाइम को अगर हम लोग E0 माने तो E0 की वैल्यू हमारी हो जाएगी फ्री एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यानी कि जितना एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में और जितना एंजाइम फ्री फॉर्म में, इन दोनों को मिला के हमारी वैल्यू हो जाएगी टोटल एंजाइम के बराबर। तो यहाँ पे देखो वही चीज बताई जा रही है कि अब यहाँ पे देखो नाउ टोटल एंजाइम, तो टोटल एंजाइम को हम लोगों ने E0 मान लिया, तो E0 इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस ES, यानी कि हमारा फ्री एंजाइम कंसेंट्रेशन और
एंजाइम सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग ई की वैल्यू निकालना चाहें तो ई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई एस को इधर भेज देंगे। तो ई एस जब इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ई अब हम लोगों ने थोड़ा पलट के लिख लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, ठीक है। ई को हम लोगों ने इधर लिख लिया है और यहाँ पे क्या हुआ, ई नॉट, और ये हमारा इधर चला गया तो ई नॉट माइनस ई एस हो गया। तो ये हमारी हो गई रिएक्शन इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ई की वैल्यू, ठीक है, ध्यान से देखना, इस ई की वैल्यू हमारी इस 2 से उठा के इस 1 में रखेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ई है ना, यहाँ पे हम लोग इस वाली वैल्यू को रख देंगे। तो नाउ नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 to 1 वी विल गेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे जो हमारा ई है ना, तो ये हमारा इसके साथ एस के साथ क्या था, हमारा मल्टीप्लाई में था, है ना, मल्टीप्लाई में था। तो हम लोगों ने यहाँ पे ई की वैल्यू क्या निकल गया, ई नॉट माइनस ई एस। तो हम लोगों ने इसको सिंपली रखा और एस के साथ हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो ई एस है, ठीक है, तो ई एस को हम लोग यहाँ पे उठा के इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है। तो के एम इंटू ई एस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एस से देखो, इस एस से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट के फॉर्म में है ना, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ई नॉट एस हो जाएगा और यहाँ पे ये ई एस इंटू एस हो जाएगा, इज इक्वल टू के एम और ई एस हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो, जो हमारा ये हमारा इधर नेगेटिव में है तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इस ई एस इंटू एस को हम लोगों ने इधर साइड भेज दिया तो यहाँ पे ये प्लस में चला गया, ठीक है। नाउ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इस वाले में देखो, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, इस ई एस को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन लेने पे क्या बचेगा, हमारा के एम प्लस एस, है ना। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे क्या रिएक्शन मिल जाएगी, ई एस देखो, क्योंकि ई एस इधर था, अब हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इस वाले टर्म को देखो, इस के एम प्लस एस को उठा के इसके नीचे भेज दिया। तो हमें मिला ई एस इज इक्वल टू ई इंटू एस अपॉन के एम, ठीक है। ये हमारा इधर आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ी है मैथ तब भी समझ में आना चाहिए, नहीं पढ़ी तब भी आना चाहिए, क्योंकि ये इतनी सिंपल बेसिक मैथ है, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल, इसमें क्या मतलब, ये तो बस सिंपल है कि भाई हमारा कोई भी चीज इधर मल्टीप्लाई में होती है तो इधर यहाँ पे डिवाइड में चली जाती है, इधर प्लस में होती है तो इधर माइनस में चली जाती है। इतना तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, है ना। नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना परेशान मत हो, कोई बात नहीं है। और ये चलो, ये क्वेश्चन अगर मान लो आप लोग छोड़ भी दोगे ना तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत सिंपल है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हमें देखो, इस इक्वेशन को भी हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला हमारे यहाँ पे ई एस, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे ई नॉट इंटू एस अपॉन हमारा यहाँ पे के एम प्लस एस, ठीक है, के एम प्लस एस। ये हमें देखने को मिला हमारे इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे चले अपने नेक्स्ट पेज में, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जो भी चीजें देखी, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे हमारा रिएक्शन क्या होती है, ई प्लस एस इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे ये रिवर्सिबल होती है ई एस, और हमारे ये आगे चल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ई प्लस पी। तो देखो अभी तक हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ इतने पार्ट को देख रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे अपने इस प्रोडक्ट वाले फॉर्म को पार्ट को देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को निकालना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से निकल देते हैं, ठीक है, डीपी अपॉन डी टी, तो इसका मतलब हमारा रेट ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट मतलब रेट कांस्टेंट कितना था, K2, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारा ES ही है, तो K2 इंटू रिएक्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो K2 इंटू ES हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, अपने इस रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे V0 के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब ये सिंपल हो जाता है, इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तो हमारा V0 इज इक्वल हो जाएगा K2 इंटू ES। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन हमें मिली है, इस फोर्थ इक्वेशन में ध्यान से सुनना, इस फोर्थ इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो थर्ड इक्वेशन, तो देखो ये हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी इसकी वैल्यू रखेंगे। अब थर्ड इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू मिली थी, ई एस की, और फोर्थ इक्वेशन में भी हमारा क्या है, ई एस। तो हम लोग इस ई एस की जगह सिंपली हमारा ये उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे देखो ये उठा के रखने पे हमें क्या मिला, वी नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू ई नॉट इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, ये जो हमारा K2 इंटू ई नॉट होता है ये हमारा इक्वल हो जाता है Vmax के बराबर, ठीक है। अब ये हो जाता है, कैसे हो जाता है इतना आप लोग मत समझो, ठीक है, इतना बस आप लोग को लिख देना है। तो ये हमारा इस Vmax के बराबर हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के रखें, मतलब इस K2 इंटू ई नॉट को गायब कर दें, Vmax ले आए, तो हमारे क्या मिल जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू Vmax इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। और देखो यही इक्वेशन तो हमारी होती है मैकेलिस मेंटन इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यही चीज तो थी हमारी, V नॉट इज इक्वल टू Vmax इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। तो यही तो हमें प्रूफ करना था और ये हमारी इस तरीके से प्रूफ हो जाती है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपली, इसमें कुछ खास इतना टफ था नहीं। और यही था एक थोड़ा बहुत जो कि हमारा कह सकते हो इसमें डिस्टर्बिंग पार्ट था। बाय द वे अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग यहाँ पे इस चीज को स्किप भी कर सकते हो। अगर आप AKTU यूनिवर्सिटी में नहीं हो तो वैसे भी आपके ज्यादा काम का है नहीं, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी में बहुत रेयरली पूछा गया है।
अगर AKTU में हो तो थोड़ा बहुत कोशिश करना कि देख लेना, वैसे तो पिछले साल पूछा नहीं गया था, हो सकता है इस साल भी ना पूछा जाए, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग को देखना है अपने एंजाइम रेगुलेशन को। अब देखो ये जो एंजाइम रेगुलेशन है, तो यही टॉपिक हमारा एंजाइम इनहिबिशन के नाम से भी पूछा जाता है। बेसिकली ये टॉपिक हमारा एंजाइम इनहिबिशन के नाम से ही होता है, कभी कभी ये एंजाइम रेगुलेशन के नाम से भी पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे हमारा जो है एक स्पेशल एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी आ जाता है, तो ये हमारा एलोस्टेरिक रेगुलेशन या फिर एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ये दोनों नाम से पूछा जा सकता है। बाकी यहीं पे हमारा कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव भी होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे, आप लोग समझ जाओगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंजाइम इनहिबिशन के बारे में, तो देखो बहुत ही सिंपल है। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना या फिर उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देना। तो इनहिबिशन में क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर अ मॉलिक्यूल बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड डिक्रीजेस और कंप्लीटली स्टॉप इट्स एक्टिविटी। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा एंजाइम है, ठीक है, इसके पास होती है हमारे यहाँ पे एक एक्टिव साइट, ठीक है, और इसी एक्टिव साइट पे क्या होता है, हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो आके बाइंड होता है, और जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है तभी हमारा एंजाइम एक्टिविटी दिखाता है, और यहाँ पे क्या करता है, सबस्ट्रेट को जो है यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन क्या हो कि अगर यहाँ पे ये जो हमारी एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट की बजाय हमारा कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके बाइंड हो जाए, ठीक है, और वो क्या करे कि अगर मान लो हमारा कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके यहाँ पे बाइंड हुआ, तो क्या होगा भाई, जब दूसरा बाइंड हो गया तो सबस्ट्रेट तो बाइंड हो नहीं पाएगा, और जब सबस्ट्रेट नहीं बाइंड हो पाएगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी को शो नहीं कर पाएगा। या फिर कह सकते हो कि मान लो कि हमारा सबस्ट्रेट इसमें बाइंड भी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई दूसरा मॉलिक्यूल किसी दूसरी जगह से, अब दूसरी जगह कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, वहां पे आके बाइंड हो गए, तो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, ज्यादा कर देगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हमें जो है एंजाइम इनहिबिशन देखने को मिल जाएगा। देखो ज्यादा यहाँ पे एक छोटे से केस में होता है, तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने इनहिबिशन के बारे में, तो यहाँ पे देखो इनहिबिशन को परफॉर्म कौन करता है, एंजाइम इनहिबिशन को परफॉर्म करता है हमारे एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पे कह सकते हो इसको इनहिबिट करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को, उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। और ये करते कैसे हैं, ये बेसिकली हमारे इसी की एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें, इट कैन आइदर प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और कैन प्रिवेंट एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब ये दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट को मतलब सबस्ट्रेट को एंजाइम से बाइंड होने ही नहीं देते हैं, या तो बाइंड होने के बाद भी ये हमारे क्या होते हैं, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से करते हैं। बाकी एंजाइम इनहिबिटर्स जो है हमारे यहाँ पे आइदर ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक नेचर के हो सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन की, तो ये हमारे यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल, और थर्ड होता है एलोस्टेरिक, ठीक है। अब देखो ये जो एलोस्टेरिक होता है ना, इसको हम लोग यहाँ पे एलोस्टेरिक इनहिबिशन या फिर एलोस्टेरिक रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एलोस्टेरिक वाला क्या होता है कि ये हमारा इनहिबिट भी कर सकता है और हमारा बढ़ा भी सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल की बात करें, सबसे पहले रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल का मतलब नाम ही से समझ आ रहा है, जो कि हमारा मतलब कह सकते हो हमारा रिवर्सिबल हो जाए। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा कोई भी जो हमारा कह सकते हो एंजाइम होता है, तो यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूल होके बाइंड होता है, ठीक है, मान लो हमारा कोई भी हमारा इनहिबिटर है, ठीक है, तो ये इनहिबिटर मान लो यहाँ पे आके बाइंड हो गया, तो होता क्या है कि जब तक ये इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड रहता है तब तक हमारा एंजाइम एक्टिविटी अपनी नहीं शो कर पाता है, लेकिन जैसे ये इनहिबिटर यहाँ पे इसकी बाइंडिंग हट जाती है, तो ये दोबारा से एंजाइम हमारा एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, इन दिस इनहिबिटर्स बाइंड विद एंजाइम थ्रू नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा इनहिबिटर और एंजाइम के बीच का बॉन्ड होता है ये नॉन कोवेलेंट होता है। और नॉन कोवेलेंट मतलब कि कह सकते हो थोड़ा वीक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह होता है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इरिवर्सिबल में हमारा कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, जबकि नॉन कोवेलेंट हमारा कहाँ देखने को मिलता है, रिवर्सिबल में, ठीक है। दिस एंजाइम इनहिबिशन इज रिवर्स्ड इफ इनहिबिटर इज रिमूव्ड, यानी कि यहाँ पे हमारा इनहिबिटर है ये रिमूव होता है तो हमारा इनहिबिशन रिवर्स हो जाता है। और ये हमारा फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एक हमारा कॉम्पिटिटिव, दूसरा होता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें अपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो कॉम्पिटिटिव में देखो क्या होता है, इन दिस इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल्स द रियल सबस्ट्रेट। देखो यहाँ पे सिंपल सा समझो, हम लोग थोड़ा इसको फिगर से समझते हैं। देखो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इनहिबिटर है, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ही सबस्ट्रेट जैसा होता है, मतलब कि ये बिल्कुल ही एकदम क्लोजली रिसेंबल करता है। तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे एंजाइम की हमारी साइड पे देखो, जैसे ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो हमारा जो है कुछ इस टाइप का एंजाइम बाइंड होना है, ठीक है, कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट बाइंड होना है। तो सबस्ट्रेट के मान लो ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही चीज तो मेनली बाइंड होगा। और अगर मान लो हमारा कोई एंजाइम है जिसके पास भी इस तरह का हमारा कह सकते हो स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कोई इनहिबिटर हो, तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, ये इनहिबिटर इसको पूरी तरीके से बाइंड कर सकता है, मतलब ये बिल्कुल इसका कॉम्पिटिटर हो जाता है, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रक्चर वगैरह में इसी के बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही चीज है कि
कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि इन दोनों के स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल हमारे एंजाइम में बाइंड होने के लिए परफेक्ट होते हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या होता है कि क्लोजली हमारा रिसेंबल करता है, रिसेंबल मतलब कि उसी की तरह होता है, ठीक है। और द इनिबिटर कॉम्पीट्स विथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर बाइंडिंग ऑन द एक्टिव साइट, तो वही चीज है कि कॉम्पीट करता है। एज लॉन्ग एज इनिबिटर होल्ड द एक्टिव साइट द एंजाइम इज नॉट अवेलेबल फॉर सबस्ट्रेट टू बाइंड, और जब तक हमारा ये इनिबिटर इससे बाइंड रहता है, ठीक है, तब तक हमारा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकता, तब तक ये हमारा इनिबिट रहता है। लेकिन जैसे ये अलग होगा ये हमारा मतलब दोबारा से सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है, ये रिवर्सिबल होते हैं। और रिवर्सिबल में दूसरा हमारा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। अब नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि पहली बात इसमें हमारा जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो सबस्ट्रेट इनिबिटर हमारा सबस्ट्रेट की तरह नहीं होता है। जैसे हम लोग इसमें देखें तो ये हमारा इनिबिटर हो गया, हमारा सबस्ट्रेट हो गया, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं थोड़ा बहुत। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा इनिबिटर है ना, वो हमारा एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड होता है, बल्कि हमारा जो है किसी दूसरे साइट पे बाइंड होता है। अब ये दूसरा साइट क्या होता है, तो इसी दूसरे साइट को, ठीक है, इसी दूसरे साइट को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब एक चीज समझिए, जो एलोस्टेरिक साइट है ना, ये जरूरी नहीं है कि सभी एंजाइम में देखने को मिले, लेकिन कुछ कुछ एंजाइम्स में देखने को मिलती है। तो वहां पे हमारा ये वाला एलोस्टेरिक, मतलब देखो एलोस्टेरिक इनहिबिशन को हम लोग अभी अलग से भी देखेंगे, बाकी नॉन कॉम्पिटिटिव में भी हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि एलोस्टेरिक भी हमारा एक टाइप होता है, ठीक है। तो एलोस्टेरिक को हम लोग अभी अलग से बहुत डिटेल में देखेंगे। बाकी आप लोग अगर देखो तो जैसे मान लो ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारी एंजाइम की मान लो ये हो गई एक्टिव साइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस एक्टिव साइट पे तो हमारे ये सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखो इस वाली साइट को, तो ये हमारा होता है एलोस्टेरिक साइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इनिबिटर आके बाइंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट भी बाइंड होगा, इनिबिटर भी बाइंड होगा, लेकिन इसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारा एंजाइम है वो हमारा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं अपने इरिवर्सिबल इनिबिशन की। तो देखो इरिवर्सिबल जैसा इसका नाम ही है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा इनिबिटर होता है, ठीक है, वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, बहुत ही स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम है वो परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पे इरिवर्सिबल में बेसिकली होता है क्या है कि ये एंजाइम को ना पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब कि ये हमारे एंजाइम्स के उन फंक्शनल ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल यानी कि जरूरी होता है। मतलब ऐसे समझो कि एंजाइम में हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि उसकी एक्टिविटी को शो करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो इनिबिटर होता है वो हमारे उस फंक्शनल ग्रुप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारे एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देते हैं परमानेंटली, है ना। और एलोस्टेरिक रेगुलेशन या फिर एलोस्टेरिक इनिबिशन की बात करें, देखो इसको हम लोग इनिबिशन और रेगुलेशन दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो एलोस्टेरिक रेगुलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इन विच, ठीक है, इन विच मॉड्यूलेशन allosteric regulation is a mechanism of enzyme activity modulation. Allosteric regulation is a mechanism of enzyme activity modulation where a molecule binds to allosteric site of enzyme distinct from active site, leading to a conformational change in enzyme structure. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, और ये मान लो हमारी उसकी कह सकते हो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट हो गई है, और ये मान लो हमारी यहाँ पे उसकी एलोस्टेरिक साइट हो गई, ये एलोस्टेरिक साइट हो गई, ठीक है, एलोस्टेरिक, और ये हमारी एक्टिव साइट हो गई। तो यहाँ पे होता क्या है कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन में हमारे इस एलोस्टेरिक साइट पे हमारे कुछ कह सकते हो इनिबिटर आके बाइंड हो जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से होता क्या है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये एक्टिव साइट पे बाइंड होते नहीं है, ठीक है, ये एलोस्टेरिक पे बाइंड होते हैं। और दूसरी बात कि जब ये बाइंड होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, मतलब एंजाइम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ा सा कन्फर्मेशनल चेंज हमें उसके अंदर देखने को मिलने लगता है एंजाइम के अंदर। और दूसरा क्या होता है कि इट इज सीन ओनली इन सम स्पेसिफिक एंजाइम, तो ये हमारा सभी नहीं, सब कुछ स्पेसिफिक एंजाइम में ही देखने को मिलते हैं जहां पे हमारी एलोस्टेरिक साइट होती है। द कन्फर्मेशनल चेंज अल्टर्स द एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी, अल्टर्स का मतलब चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कन्फर्मेशनल चेंज, जिसमें हमारा एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी चेंज हो जाती है। मतलब कि कैटालिटिक मतलब कि उसकी रिएक्शन को तेज करने की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, या तो वो इनहेंस हो जाती है। देखो वही चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात, या तो वो इनहेंस हो जाती है या तो वो इनिबिट हो जाती है। मतलब यहाँ पे इनहेंस और इनिबिट दोनों हो सकती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें एलोस्टेरिक रेगुलेशन की, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे इसके अंदर हमारी दो बाइंडिंग साइड होती हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स के अंदर, एक हमारा एक्टिव होता है, दूसरा एलोस्टेरिक होता है। और एलोस्टेरिक इफेक्ट हमारा एक्टिवेटिंग और इनिबिटिंग दोनों हो सकता है। इसकी वजह से हमारा एंजाइम में एक कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे या तो टर्शरी या तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कह सकते हो चेंज वगैरह हो जाता है। अब देखो एंजाइम क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन में हम लोगों ने देखा था कि प्रोटीन हमारा कितने टाइप का होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, क्वार्टरनरी। तो यहाँ पे ये हमारा इस टाइप से चेंज हो सकता है, ठीक है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन इज क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज एंड मेंटेनिंग सेल्यूलर होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे देखो जो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज और
सेलुलर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारा ये बहुत एक जरूरी रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर्स या फिर एंजाइम इनहिबिशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नाउ फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी कि को एंजाइम्स के बारे में। और यहाँ से हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारा यूनिट 5 और बायोकेमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे हमारे इन लेक्चर्स के थ्रू बायोकेमिस्ट्री बहुत इजी लगी होगी। बाकी हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी देख के अपनी बायोकेमिस्ट्री को खत्म करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने को एंजाइम्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एंजाइम तो देख लिया भाई, एंजाइम हमारा क्या होता है, हमारी रिएक्शन को बढ़ाता घटाता है ना, बढ़ाता है बेसिकली। लेकिन अब ये को एंजाइम क्या चीज है, तो यहाँ पे देखो ये जितनी भी हमारी पाथवे हो रही थी, जितने भी हमारे साइकिल थे, इसमें आप लोगों ने एक और चीज नोटिस की थी। यहाँ पे ये जो हमारा NAD+ दिख रहा था, यहाँ पे ये जो हमारा GDP दिख रहा था, यहाँ पे जो हमारा ATP दिख रहा था, ये सब क्या है, ये सब क्या है, यही सब है को एंजाइम, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो देखो द एंजाइम्स समटाइम्स आर नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू शो देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। मतलब कि समटाइम मतलब क्या होता है कि एंजाइम हमेशा ही अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करने के लिए अकेला सफिशिएंट नहीं होता है। मैनी एंजाइम्स रिक्वायर सर्टेन नॉन प्रोटीन एडिशनल कोफैक्टर्स टू शो देयर एक्टिविटी। मतलब कुछ एंजाइम्स को यहाँ पे चाहिए होता है एक नॉन प्रोटीन, ठीक है, नॉन प्रोटीन एडिशनल कोफैक्टर्स, मतलब कुछ ऐसे कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन नेचर के हों ताकि वो अपनी एक्टिविटी शो कर सके। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सम एंजाइम्स टू शो देयर कैटालिटिक एक्टिविटीज नोन एज को एंजाइम। तो को एंजाइम बेसिकली होता क्या है, सबसे पहली बात ये हमारा नॉन प्रोटीन नेचर का होता है, मतलब एंजाइम हमारे प्रोटीन होते हैं लेकिन को एंजाइम जनरली हमारे प्रोटीन नहीं होते हैं। ये दूसरा हमारा ऑर्गेनिक नेचर का होता है, ठीक है। और थर्ड इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा लो होता है। एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने क्या देखा था, हाई होता है, इसका लो होता है। ये हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे एंजाइम्स की हेल्प करते हैं उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को और ज्यादा अच्छे से दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि बिना को एंजाइम्स के काम नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बिना इस को एंजाइम के यहाँ पे आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटाराइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, बिना NAD+ के। और उसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमारा GDP वगैरह है तो यहाँ पे बिना इस GDP के नहीं कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है कुछ को एंजाइम्स कभी कभी। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने को एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो को एंजाइम्स कैन नॉट फंक्शन अलोन बट कैन बी रीयूज्ड सेवरल टाइम्स व्हेन पेयर्ड विथ एन एंजाइम। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि को एंजाइम यहाँ पे अकेले तो काम नहीं करता है, लेकिन एंजाइम के साथ जुड़ के हम लोग इसको बहुत बार रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो एक दो टर्म होते हैं, जैसे अगर कोई एंजाइम हमारा विदाउट को एंजाइम है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। मतलब एंजाइम बिना को एंजाइम के एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। और एंजाइम जब हमारा को एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम, हेलो, ठीक है, होलो एंजाइम। तो बस ये दो टर्म थे, इसको आप लोग देख लेना। बाकी हम लोग यहाँ पे को एंजाइम्स अंडरगो अल्टरेशंस ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो हमारे को एंजाइम्स क्या होते हैं, मतलब अल्टरेशंस, मतलब उनके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा NAD+ क्या होता है, हमारा NAD+ NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ATP हमारा AMP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके अंदर हमारे कुछ चेंजेस अल्टरेशंस देखने को मिलते हैं। बाकी दे पार्टिसिपेट इन वेरियस रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एटम्स। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में, जिसमें क्या होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ हमारे एटम्स होते हैं। जैसे हमारा ग्रुप होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, एल्डिहाइड, कीटो, अमीनो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब में हमारे यहाँ पे जैसे हम लोगों ने हमारे ट्रांसअमीनेशन में ही देखा था कि वहां पे भी हमारा NADH का यूज हो रहा था, है ना। तो इन सब में हमारे ये यूज होते हैं। बाकी को एंजाइम्स आर यूजुअली रिसाइकल्ड और रीजनरेटेड ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो को एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, जनरली हमारे रिसाइकल और रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद दे आर स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर, और यहाँ पे ये भी हमारे पार्टिकुलर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो एग्जांपल्स इसका बहुत ही सिंपल, जैसे हमारा NAD+ हो गया, FAD हो गया, को COA हो गया, COA हमारा क्या था, को एंजाइम हो गया, ठीक है। NAD+ हमारा होता है निकोडिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। FAD हमारा होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद TPP हमारा हो जाता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। THF हमारा हो जाता है टेट्राहाइड्रोफॉलेट, ठीक है। ATP हमारा सबसे फेमस ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सारे हमारे एंजाइम्स के एग्जांपल हो जाते हैं। और फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो फंक्शंस जैसे इसका बहुत ही सिंपल है कि ये हमारे क्या करते हैं भाई, फंक्शंस ऑफ को एंजाइम इज टू ट्रांसपोर्ट ग्रुप्स बिटवीन एंजाइम्स। तो यहाँ पे ये हमारे बहुत सारे ग्रुप्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे जैसे केमिकल ग्रुप्स इनसाइड हाइड्राइड आयंस आर कैरिड बाय को एंजाइम्स। तो यहाँ पे हमारे जो कह सकते हो जो हमारे हाइड्राइड आयंस के अंदर कुछ केमिकल ग्रुप्स होते हैं तो उनको भी हमारा एंजाइम को एंजाइम कैरी करता है, जैसे हमारा NAD+ हो जाता है। और फिर हमारे कुछ को एंजाइम्स यहाँ पे हमारे एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स की तरफ ही काम करते हैं। मतलब ये जो हमारा कह सकते हो एलोस्टेरिक रेगुलेशन था, तो उसमें जो हमारा को कह सकते हो वो जो रेगुलेटर बाइंड हो रहा था, ठीक है, वो जो इनिबिटर बाइंड हो रहा था, तो वहां पे भी हमारे कुछ को एंजाइम्स का भी रोल देखने को मिलता है। और दे रेगुलेट वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज। और उसके बाद भाई देखो मेटाबॉलिक पाथवेज की बात करें तो हमारा जैसे हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ये सारे हमारे कोएंजाइम्स के बिना हो ही नहीं सकते, है ना। सब में तो NAD+ इन सब की जरूरत होती है।
तो यहाँ पे ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट एंजाइम्स का लेक्चर, और यहाँ पे हमारी बायोकेमिस्ट्री खत्म हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिली होगी। ठीक है, हमारे जो लेक्चर्स थे, हमारा जो वन शॉट था, वो आप लोग के हेल्पफुल रहा होगा। और बाकी आप लोग यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। हम लोग मिलते हैं यहाँ पे अपने किसी और नए सब्जेक्ट के वन शॉट के साथ।